अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। लंदन पे मैं मुसलसल नज़र रखे हुए हूँ। लंदन में क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रही है, क्या हरकतें हो रही हैं, क्या अहकामात जारी हो रहे हैं, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं वापसी के लिए। तो मेरी लंदन पे तो मुकम्मल नज़र है और जो जो चीज़ें मुझे मिल पा रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज दो इंपॉर्टेंट चीज़ें लंदन से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और दूसरा, ये जो पीटीआई के वकला की लड़ाई आपस में चल पड़ी है, शेर अफजल मरवत साहब और शुएब शाहीन साहब, इनके दरमियान जो है एक बहुत सख्त किस्म के इल्ज़ामात, ख़ास तौर पर शेर अफजल मरवत साहब ने इनको जासूस और गद्दार और न जाने क्या क्या करार दे दिया है। क्या मामला है, क्या चल रहा है। और साथ ही साथ जो है वो शेर अफजल मरवत साहब ने एक प्रोग्राम में ठुकाई कर दी है अफनानुल्लाह की, यानी बाकायदा हाथापाई हुई है, लाते घूंसे चले हैं और शेर अफजल मरवत ने अफनानुल्लाह को पकड़ के मारा है। तो इस पर ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और लंदन की ख़बरें मैं आपको दूं, तो दरख्वास्त मैं आपसे ये करूंगा कि जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा लें, जो एक बेल बनी होती है उसको भी क्लिक कर लें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर लाइक और शेयर तो ऑब्वियसली वो होता ही है, जब आप वो दोनों कर देंगे तो ये भी कर लेंगे। तो बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आता हूँ ज़रा ख़बरों पर। लंदन में जो है वो बेचैनी है, दबाव भी है, तनाव भी है और अभी तक ये तय नहीं पा रहा कि वापस आना कि नहीं आना। और मैंने 2-4 दिन पहले आपको बताया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसका एक ताल्लुक बनता है नवाज शरीफ साहब की वापसी के साथ। और मैंने उसमें कहा था कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं या 3 इम्कानात हैं जिसके बाद, या 3 डेवलपमेंट्स हैं जिसके बाद नवाज शरीफ की वापसी मुश्किल हो जाएगी। एक उसमें से मैंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से भी कहा था। नवाज शरीफ साहब ने अपने करीबी लोगों से कहा कि ज़रा यार इसको देख लो, पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को देख लो, क्या फैसला निकलता है। और मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर आप चाहें तो जाकर उस वीडियो को, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन सकते हैं, आपको बात समझ आ जाएगी। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ ने भी अपने करीबी लोगों से कहा है कि अभी ज़रा इसको आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को देख लें और रुक जाएं। अब हुआ क्या है, देखें, हुआ यह है कि नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ लोगों ने आना है, उनके पासपोर्ट्स ले लिए हैं। नवाज शरीफ की जो टीम है या मैनेजर हैं, उन्होंने उनके पासपोर्ट्स ले लिए हैं कि पासपोर्ट्स दे दें, आपके जो टिकटें शिकटें हैं वो करवाई जाएं, आप हमारे साथ चलें। वो जाहिर है सबकी टिकट्स एक साथ हो जाती हैं, क्योंकि आपने अगर एक ही जहाज़ में आना है तो सबके टिकट्स जो हैं वो एक साथ हो जाते हैं। अब ये पासपोर्ट्स ले लिए गए हैं टिकटें करवाने के लिए, लेकिन जो स्पॉन्सर है, अब देखें नवाज शरीफ साहब ने टिकटें अपनी जेब से तो नहीं करानी ना, ये तो बड़ी ज़्यादती आप कर रहे हैं अगर ये सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने या उनके ऑफिस ने टिकटें करानी है। नहीं, हर टूर का एक स्पॉन्सर होता है। जैसे मरीम नवाज के स्पॉन्सर जो हैं वो सैफुल्लाह खोखर हैं, तो इसी तरह से हर एक का एक स्पॉन्सर होता है। तो नवाज शरीफ साहब के भी स्पॉन्सर हैं, नवाज शरीफ साहब के तो एक से ज़्यादा स्पॉन्सर हैं। वो जिसकी ख्वाहिश है कि उसने यहाँ पर इलेक्शन लड़ने हैं, किसी अपने अजीज़ को टिकट दिलाना है, MPA का, MNA का, तो वो लोग भी ख्वाहिशमंद हैं, वो भी 4-4, 6-6, 8-8 करोड़ लेके हाथ में फिर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने के सारे टीम के टिकट्स जिसने कराने हैं उसको भी रोक दिया गया है। खबर ये कि उसको रोक दिया गया है कि अभी टिकटें ना कराओ, अभी रुक जाओ ज़रा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनका 21 तारीख को आना हतमी है, तय है, तो टिकट क्यों रोके गए हैं, टिकट करवाने से क्यों मना किया गया है, क्यों रोक दिया गया है कि ज़रा अभी रुक जाओ, बताते हैं। पासपोर्ट दे दिए, जिसको साथ लाना है उसके पासपोर्ट ले लिए हैं, लेकिन अभी टिकट नहीं हो रहे। इसका मतलब यह है कि कुछ चीज़ों पर बहरहाल नवाज शरीफ गौर कर रहे हैं, कुछ चीज़ों पर अभी सोच रहे हैं कि क्या करना है। तो अभी अगरचे उनके जहन में 21 की तारीख है कि 21 को जाना है, वो सबको कह भी यही रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ चीज़ों को देखना चाहते हैं, इसीलिए वो जिसने टिकटें करानी है उसको रोक दिया गया है। एक खबर तो ये है। दूसरी खबर यह है, और ये खबर मेरे पास पहले से थी, वैसे 2-3 दिन से है, लेकिन मैं इसको मज़ीद ज़रा चेक करना चाह रहा था, इसलिए मैंने दी नहीं थी खबर, इसको मैच्योर करना चाह रहा था। खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ की लंदन में होटल में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब से मुलाकात हुई है। अब मेरे सोर्सेज जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये मुलाकात हुई है उस होटल में। अच्छा, अब इस मुलाकात में गालिबन मलिक अहमद ख़ान साहब भी मौजूद थे। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, डॉट्स देता हूँ आपको, कनेक्ट आप कर लें। एक डॉट ये है कि मलिक अहमद ख़ान साहब, एक बंदा वहाँ पे सहाफ़ियों ने खड़ा कर दिया था अपना कि नज़र रखना ज़रा, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो ज़रा उसको रिकॉर्ड कर लेना। तो उस सहाफ़ी ने, जिसको खड़ा किया गया था, उस सहाफ़ी ने देखा कि मलिक अहमद ख़ान उतर के आ रहे हैं उस होटल से। तो वो मलिक अहमद ख़ान साहब के पास गया और कहा कि मलिक साहब क्या, कैसी रही मुलाकात,
वज़ीर आज़म साहब से। तो मलिक साहब ने हंसते हुए बड़े एतमाद के साथ जवाब दिया, अच्छा वज़ीर आज़म इस होटल में ठहरे हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो उनके चेहरे की हंसी और शरारत बता रही थी कि उनको पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा वो यहाँ ठहरे हुए हैं, मुझे तो नहीं पता। तो और जिस तरह से वो हैरान हुए वो बड़ा आर्टिफिशियल था, साफ नज़र आ रहा था कि वो जाली हैरान हो रहे हैं मलिक अहमद खान साहब, और साफ नज़र आ रहा है कि वो मुस्कुरा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब भी है। तो एक तो ये बात है। दूसरा हुआ ये कि दूसरे इसमें डॉट ये है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो गाड़ियाँ हैं जो उनकी फैमिली इस्तेमाल करती है, उन गाड़ियों को भी वहाँ से होटल से बाहर निकलते देखा गया है। और तीसरी बात यह है कि जब शहबाज शरीफ साहब से एक सहाफ़ी ने पूछा, जब ये मुलाकात करके वो अपने घर में एंटर हो रहे थे या वहाँ आ रहे थे, तो जब उनसे पूछा कि शहबाज शरीफ साहब से कि आपकी होटल में वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से मुलाकात कैसी रही, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग वज़ीर आज़म काकड़ से मिलने तो नहीं गए थे, हम तो मलिक अहमद ख़ान से मिलने गए थे। ये शहबाज शरीफ साहब का जवाब था। अब आप सोचिए कि कितना हैरानकुन जवाब है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम तो मलिक अहमद खान से मिलने के लिए होटल गए थे। क्या मलिक अहमद खान से मिलने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज होटल जाएंगे, या मलिक अहमद खान से कहेंगे कि भाई मेरे घर आ जाओ मुलाकात करने के लिए? तो ये है ना हैरत की बात। तो इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके जो लंदन के हमारे दोस्त और सोर्सेज हैं, सोर्सेज तो खैर अलग कंफर्म कर रहे हैं, लंदन के दोस्त अलग कंफर्म कर रहे हैं, लंदन के हमारे दोस्त कह रहे हैं कि इन चीज़ों को मिलाकर देखें तो लगता है कि मुलाकात तो हुई है, और सोर्सेज अलग कंफर्म कर रहे हैं कि मुलाकात हुई है। तो अब ये मुलाकात क्यों हुई है और क्या हुई? अलबत्ता जब वज़ीर आज़म से पूछा गया सहाफ़ियों की तरफ से कि आपने वज़ीर आज़म साहब से सवाल किया कि क्या आपकी शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज से या नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, तो उस पर बड़ा सोचते हुए जवाब दिया अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मेरी शरीफ फैमिली का किसी फ़र्द से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मेरी यहाँ पर किसी सियासी शख्सियत से कोई मुलाकात नहीं हुई। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ था। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं, और शहबाज शरीफ साहब का जवाब और मलिक अहमद ख़ान का जवाब और उनके जवाब का अंदाज़ बताता है कि मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं हम तो मलिक अहमद ख़ान से यानी हम अंदाज़ा करें, वो कह रहे हैं हम तो मलिक अहमद ख़ान से मिलने गए थे होटल, हम वज़ीर आज़म से मिलने थोड़ी गए थे। तो चलें मान लिया जी आप मिलने गए थे मलिक अहमद ख़ान से होटल में, मलिक अहमद ख़ान को नहीं बुलाया, उनकी शायद कोई टांग में दर्द होगा, यही हो सकता है, पाँव में दर्द होगा, मलिक अहमद ख़ान को नहीं बुलाया, उनसे मिलने के लिए होटल चले गए। तो ये लंदन से कुछ चीज़ें थी जो अभी जिसकी बुनियाद पर मैं कह रहा था कि अभी कुछ भी तय नहीं है। अच्छा देखिए जी, ये जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात आज आयद किए हैं, और ये इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं शुएब शाहीन साहब पे। पहले भी वो कह चुके हैं एक दिन ट्वीट में कि गद्दार हैं, और ये वो लेकिन नाम नहीं ले रहे थे। अलबत्ता आज उन्होंने नाम लेकर शुएब शाहीन पर इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि शुएब शाहीन एडवोकेट पीटीआई की कानूनी टीम में वाहिद गद्दार शुएब शाहीन। मैंने पीटीआई की कानूनी टीम के गद्दारों के बारे में ट्वीट किया था, जिसमें मैंने कोर कमेटी के सीनियर्स के मशवरे के बाद डिलीट कर दिया था, जिसे मैंने कोर कमेटी के सीनियर्स के मशवरे के बाद डिलीट कर दिया। मैं वाज़ेह अल्फाज में ऐलान कर रहा हूँ कि पीटीआई की कानूनी टीम में वाहिद गद्दार शुएब शाहीन एडवोकेट है। वो अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ते में पुरस्कार तौर पर उभरा, और मैं उसे बनीगाला में कानूनी कमेटी के इजलास में देखकर हैरान रह गया। इससे पहले वो कभी भी आईएलएफ या पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे थे, और बनीगाला तक उनकी रसाई इस बात की अक्कासी करती थी कि उन्हें हमारी सफ़ों में कुछ लोगों की पुष्टपनाही हासिल है। शुएब शाहीन सर्विस ट्रिब्यूनल से मुतालिक मुकदमात निपटाते हैं, और उन्हें फौजदारी कानून की एबीसी भी नहीं आती। अच्छा, खान साहब के खिलाफ दर्ज एक भी फौजदारी मुकदमे में वकील ना होने के बावजूद उसने खान का वकील जाहिर करना शुरू कर दिया, जो कि एक फ्रॉड था। हमारी पार्टी के ताकतवर खुफिया कुव्वतों ने उनकी हिमायत की। जब पीटीआई की तमाम क़यादत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी, तो वो वाहिद शख्स था जिसे ना रोका गया और ना ही ब्लैकलिस्ट किया गया। मुलाजमत और खदमात के मामले के वकील होने की वजह से वो खान की कानूनी टीम में गैर मुतल्लिक थे, लेकिन पीटीआई में 2 अफराद की पुष्टपनाही होने की वजह से वो कानूनी टीम की तकरीबन हर मीटिंग में पहुँच जाते थे। जल्द ही मैंने महसूस किया कि हमारी कानूनी, मैं अभी आपको बताता हूँ, ये इस पर अपनी राय का इजहार करता हूँ कि ये दुरुस्त है या गलत है, या ठीक लग रहा है या गलत लग रहा है। बाल वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात उसने हमारी मालूमात महकमा ज़राअत को लीक कर दी, और एक मौके पर उसने मेरी जान भी ख़तरे में डाल दी। उसने मुझे अपनी शनाख्त ज़ाहिर करने पर मजबूर किया, लेकिन पीटीआई के 2 ज़िम्मेदार ओहदेदारों की मुदाखलत पर मैंने वक्ती तौर पर यह ख्याल तर्क कर दिया। साल 2023 से पहले वो हमेशा एजेंसियों में अपने ताल्लुकात पर फ़ख्र करता था, और ये इस्लामाबाद के बार में आम मालूमात की बात है।
शुएब शाहीन को मालूम था कि मैं उनके पीछे हूं और उसने कुछ और गद्दारों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश शुरू कर दी। मैं चैलेंज करता हूं कि उसने एक भी फौजदारी मुकदमे में खान साहब की नुमाइंदगी नहीं की और फिर भी वो बेशर्मी से खान के वकील होने का दावा करता है। इस शख्स ने हमारी कानूनी जंग में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। मैं जानता हूं कि ये ट्वीट उसके सहूलतकारों और साथियों को तहरीक इंसाफ में मेरी पोजीशन को कमज़ोर करने की तरगीब देगा और अपने खुफिया दोस्तों के जरिए मुझे निशाना बना सकता है, लेकिन मैं ये मुकद्दस फरीज़ा समझता हूं कि पीटीआई के तमाम कारकुनों को इस घटिया चेहरे से आगाह करूं। मैं खान साहब से मुलाकात करूंगा और उन्हें अपने इस ट्वीट के बारे में आगाह करूंगा। मेरे अल्फाज पर निशान लगाएं, ये ट्वीट बहुत से मुजरिमों और एजेंटों को तंग करेगा, लेकिन मैं मुश्किलात और धमकियों से खेलना मेरा मशगला है। इस ट्वीट का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पीटीआई के तमाम वर्कर्स तक पहुँच जाए। अच्छा, अब इसमें शेर अफजल मरवत साहब ने जो बातें की हैं, देखिए चले मैं ये मान लेता हूँ कि शुएब शाहीन साहब का ताल्लुक फौजदारी केसेस के साथ नहीं होगा या उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, चले मान लेते हैं। ये भी मान लेते हैं कि वो अचानक पीटीआई के अंदर आए और एक्टिव हो गए और अचानक उन्होंने अपनी जगह बना ली। चलिए मान लिया वो बहुत तेज़ चलाक आदमी है और हर चलाक आदमी ऐसी अपनी जगह बनाता है, जहाँ देखता है कि मुझे जगह मिलती है वो बना लेता है। चले मान लिया ये इल्ज़ाम भी ठीक है। शुएब शाहीन ने बड़े तरीके से, वैसे मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि शुएब शाहीन साहब का झुकाव पीटीआई की तरफ था। जब इमरान खान यहाँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार में आए थे एक कन्वेंशन से ख़िताब करने के लिए, शुएब शाहीन ने, वो उनके सदर होते थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के और उस वक्त ये इतने प्रोमिनेंट नहीं थे और उस वक्त उन्होंने एक बड़ी जानदार तकरीर की थी और इमरान खान के हक़ में, और मैं उस कन्वेंशन में मौजूद था, बल्कि मैंने पहली मरतबा शुएब शाहीन को वहीं पर तकरीर करते हुए सुना था। उसके बाद वो फ्रीक्वेंटली टीवी पर आना शुरू हुए। शुएब शाहीन टीवी पर जो हैं वो इतना ज़्यादा अपीयर हुए कि ऐसा लगने लगा कि वो पीटीआई का फेस हैं और उसके बाद वो पीटीआई के कानूनी मामलात में भी एक्टिव होने लगे। तो देखिए, शुएब शाहीन ने पहले अपनी कैपेसिटी में पीटीआई के हक़ में बोलना शुरू किया जब वो वकील के तौर पर आते थे, पीटीआई के लीडर के तौर पर टीवी पर नहीं आते थे। और चूंकि मैं प्रोग्राम करता रहा हूँ, मुझे पता है कि जब आप प्रोग्राम करते हैं तो आपको रोज़ मेहमानों की किल्लत का सामना करना पड़ता है, तो फिर आप, और वैसे भी आप एक बैलेंस बनाते हैं। आप देखते हैं कि जी एनालिस्ट लेने हैं तो पीटीआई का हमायती कौन होगा, मुखालिफ कौन होगा, वकील लेने तो हमायती कौन होगा, मुखालिफ कौन होगा। तो आप इस तरह के लोगों के नज़रियात को आप पहले से जानते हैं, तो आप पैनल बनाते हैं ताकि एक डिबेट जो है वो प्रोग्राम में मौजूद रहे। शुएब शाहीन को इसी कैपेसिटी में हम प्रोग्राम में लिया करते थे और चूंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त मुख्तस किया और वो दिन में 4-4, 5-5 प्रोग्राम्स में जाया करते थे, एक चैनल से भाग के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ये एफर्ट करनी पड़ती है। उसके नतीजे में वो प्रोमिनेंट हुए। जब वो प्रोमिनेंट हो गए तो वो अदालतों में भी आने लगे और अदालतों में भी आके, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन शेर अफजल मरवत ये नहीं बता रहे कि उन्होंने कौन सी खबर महकमा ज़राअत को लीक की थी, क्या लीक किया था। या तो डिटेल्स बताएं कि कैसे इनकी जान खतरे में डाली, इसकी तफसीलात से आगाह करें। बताएं कि ये किसके नुमाइंदे हैं और कैसे इनको पता है कि ये उनके नुमाइंदे हैं और ये कैसे उनके लिए गद्दारी कर रहे हैं, तो ये बताएं। तो शेर अफजल मरवत साहब की जो इल्ज़ामात हैं उसमें सब्सटेंस नहीं है और यानी चलें आप कह सकते हैं कि फ़लाँ ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, फ़लाँ इनकॉम्पिटेंट है, फ़लाँ ने जगह जायज़ तरीके से बनाई, तो हर पार्टी में बहुत सारे लोग अपना जोर लगा के आते हैं। अभी टिकटों की तकसीम हुई थी पीटीआई में, तो ऐसे ही हुआ था, किसी ने किसी की सिफारिश से टिकट लिया, किसी ने मेरिट पे लिया, किसी ने किसी को कहकर लिया, किसी ने और भी तरीके से लिया होगा। तो ये तो चले मैं मान लेता हूँ कि ये काम गलत किया होगा शुएब शाहीन ने, लेकिन बाकी चीज़ें जो वो कह रहे हैं उसका, ये ऐसे संगीन इल्ज़ाम हैं जिसका कोई सबूत वो नहीं दे रहे। और यही वजह है कि फिर पीटीआई ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शेर अफजल मरवत की ट्वीट से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार। शेर अफजल मरवत एडवोकेट की शुएब शाहीन एडवोकेट के हवाले से ट्वीट उनकी ज़ाती राय हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत एडवोकेट की ट्वीट के मंदरजात से हरगिज़ इत्तफाक नहीं करती। तर्जुमान पीटीआई, तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम नामसायद और मुश्किल तरीन हालात में नहायत मेहनत, लगन और जाफिशानी से चेयरमैन इमरान खान, कायदीन और कारकुनान के मुकदमात लड़ रही है। शुएब शाहीन एडवोकेट तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम में नहायत काबिल एहतराम और कलीदी रुकन है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन समेत अपनी कानूनी टीम के हर रुकन की जमात के लिए खिदमात को नहायत कदर और तहसीन की निगाह से देखती है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट। ये पीटीआई की वजाहत भी आ गई है और पीटीआई ने उन इल्ज़ामात को रद्द कर दिया है जो शेर अफजल मरवत साहब ने शुएब शाहीन पर लगाए हैं। अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब तो जेल में हैं, हमें नहीं पता कि पीटीआई के दो रहनुमाओं की तरफ से जो इल्ज़ामात हैं, इसमें शुएब शाहीन साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया, लेकिन बड़ा मोहतात मौक़िफ़ दिया। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा आखिर में इस मामले पर कि क्या हुआ है अफनानुल्लाह साहब और ये क्यों आपस में लड़ पड़े। उसकी कोई वीडियो तो अभी तक हमारे सामने नहीं आई,
लेकिन इन खबरों पर वसीम बदामी ने शेर अफजल मरवत से पूछा है कि क्या आपने वाकई उनको पकड़ के मारा है सेनेटर अफनानुल्लाह को। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि हाँ मैंने मारा है, उसकी वजह यह है कि मुझे इमरान खान को उन्होंने गाली दी थी और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे गाली देते तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन चूंकि ये गाली उन्होंने जो है वो दी है इनको इमरान खान को, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मैंने। तो वसीम बदामी का एक छोटा सा क्लिप है, ज़रा वो आप देख लीजिए। का आजादाना इस्तेमाल हुआ, गुलामाना नहीं, आजादाना आपने किया, ये बात ठीक है? जी ये बात ठीक है। उन्होंने इमरान खान को गाली दी, जो जिस तरह इसका बाप गालियां निकालता था इस तरह इन्होंने जो है, इनको इल्म नहीं था कि मैं खान के वकील के साथ साथ उनका मुरीद भी हूँ, तो लिहाजा गाली का मैंने जवाब दिया, जो पठान देते हैं गाली का जवाब जिस अंदाज में। उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया मुंह से, आपने फिर हाथ का इस्तेमाल किया? गाली उन्होंने खान साहब को दी, मुझे देता है शायद मैं फिर भी कंट्रोल करता, लेकिन इमरान खान को। अच्छा, वैसे सेनेटर अफनानुल्लाह का बिहेवियर वाकई बहुत रफ होता है। वो जिस प्रोग्राम में जाते हैं वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर एक से लड़ पड़ते हैं, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। चलिए आप आर्गूमेंट देते हैं, आप इख्तलाफात करते हैं, लेकिन गालियाँ देना, बदतमीज़ी करना, बदतहजीबी का मुजाहरा करना अफनानुल्लाह साहब ने अपनी आदत बना ली है। खैर उनके जवाब में जो इन्होंने उनको पकड़ मारा, ये भी नहीं करना चाहिए था, मैं इसकी हिमायत नहीं करता, लेकिन बहरहाल वो अब इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हाँ मैंने पकड़ के मारा क्योंकि उन्होंने गालियाँ दी और बदतमीज़ी की। तो बहरहाल चीज़ें चलती रहती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।